दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो सेशन में रासायनिक आबंधन टॉपिक से बंध के जो गुण हैं, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। सबसे पहले बात करेंगे अपन बंध के गुण, मतलब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, अदरवाइज बॉन्ड पैरामीटर। तो बंध के गुण की जब भी बात आती है तो इसके अंदर सबसे पहले अपन डील करेंगे बंध लंबाई से। डीलिंग किससे करेंगे? बंध लंबाई से या फिर बॉन्ड लेंथ से। तो देखिए किस टाइप से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। बंध लंबाई क्या होती है, किस प्रकार से आप इसका मेजरमेंट करते हो, कौन कौन से ऐसे कारक है जो बंध लंबाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां पर बंध लंबाई है, इसको किस टाइप से परिभाषित किया गया है। दो बंधीय परमाणुओं के केंद्रकों के मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। मतलब आपके पास दो परमाणु होने चाहिए और दो परमाणु है वो स्वतंत्र नहीं होने चाहिए, मतलब उनके मध्य बंध का निर्माण होना चाहिए। तो यही तो बोला है यहाँ पर। और उन जो परमाणुओं का जो केंद्रक है या नाभिक है, न्यूक्लियस है, उनके मध्य की जो दूरी आती है उसी को आप क्या बोलते हो, बंध लंबाई कहते हो। तो एक बार परिभाषा वापिस से देखिए, दो बंधीय परमाणुओं के केंद्रकों के मध्य की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। दूसरी बात आती है कि जो बंध लंबाई है इसका मेजरमेंट आप किसमें करते हो, मतलब इसका यूनिट या फिर मात्रक क्या होता है। तो बंध लंबाई को एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसका जो मापन है, मेजरमेंट है, किसमें करते हो, या तो एंगस्ट्रॉम में, अदरवाइज आप करते हो पिकोमीटर में। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर, और एक पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 टू पावर -12 मीटर, मीनिंग 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बंध लंबाई है वो आयनिक यौगिकों में किस प्रकार से आप पता लगाएंगे, और इसी टाइप से सहसंयोजक यौगिक है उनमें बंध लंबाई है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। पहला पॉइंट देखिए, आयनिक यौगिकों में बंध लंबाई का मान दोनों परमाणुओं के आयनिक त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयनिक यौगिक है इसमें एक धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है। धातु धनायन का निर्माण करेगा और अधातु है वो ऋणायन का निर्माण करेगा। तो दोनों जो परमाणु है इनके आयनों की त्रिज्याओं का जो योग आएगा वही किसके इक्वल होता है, आयनिक यौगिकों की बंध लंबाई के इक्वल होता है। फिर दूसरा देखिए, अगर सहसंयोजक यौगिक है तो उस वाले केस में क्या होगा, तथा सहसंयोजी यौगिकों में बंध लंबाई उनकी सहसंयोजी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। और सहसंयोजक यौगिकों में जो भी दो परमाणु हैं उनकी सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग किसके बराबर होता है, बंध लंबाई के इक्वल होता है। अब यहां पर आपको यहां पर मेंशन कर दिया आयनिक यौगिक। तो सबसे पहले मैं आपको आयनिक यौगिक है इसका थोड़ा आइडिया मेंशन करवा देता हूं। आयनिक यौगिक की आप जब भी बात करोगे तो आयनिक यौगिक है उसका निर्माण कब होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण तभी होगा जब आपके पास एक तो धातु उपस्थित हो और दूसरा कौन सा हो, अधातु हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, आयनिक जो यौगिक है इसका निर्माण कब होगा, तो आयनिक यौगिक का निर्माण तभी होगा जब आपके पास यौगिक में एक तो क्या उपस्थित होनी चाहिए, धातु, और दूसरा वाला जो परमाणु है वो कैसा होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, धातु है वो हमेशा ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होती है। तो मतलब यहाँ पर धातु तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, -e, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। अधातु है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब धातु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा अधातु उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब आपको इजीली पता है कि कोई भी परमाणु जब भी इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। मतलब जो ये धातु है जब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा किसका निर्माण करेगा, धातु तो निर्माण कर देगा धनायन का। और अधातु मतलब कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वाले परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है। तो मतलब अधातु है वो किसका निर्माण कर देगा दोस्तों, ऋणायन का निर्माण कर देगा। अब आपको पता है कि धनायन और ऋणायन मतलब दोनों के ऊपर कैसी होगी,
विपरीत आवेश हो गया धनायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऋणायन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के मध्य हमेशा ही क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो यहाँ पर ये जो धातु और अधातु है, मतलब इनके धनायन और ऋणायन है, इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और कौन सा आकर्षण बल लगेगा, विद्युत स्थितिकी आकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वाला आकर्षण बल लगता है धनायन और ऋणायन के मध्य, और निर्माण किसका हो जाता है दोस्तों, आपके आयनिक यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक एग्जांपल यहां पर मेंशन करते, जैसे आपके पास सोडियम हो गया, क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, मतलब Na+1 एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो कितना आवेश आ जाएगा सोडियम पर, +1। सेकंड बात अगर मैं अधातु की करूं तो क्लोरीन है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये किस में परिवर्तित हो गया, Cl- में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर सोडियम धातु था, वो किस में परिवर्तित हो चुका है, Na+1 में, प्लस क्लोरीन अधातु था, वो किस में परिवर्तित हो गया, Cl- में। और ये दोनों आपस में, इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और किसका निर्माण हो जाएगा, यौगिक का निर्माण हो जाएगा, NaCl का निर्माण हो जाएगा। और ये जो NaCl जो यौगिक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप साधारण नमक भी बोलते हो, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल होता है आपके आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। अब अगर आपको ये बोल दे कि सोडियम क्लोराइड में, सोडियम और क्लोराइड की बंध लंबाई पता कीजिए, तो आपको पता है कि ये कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किस टाइप से आप पता करोगे, अगर आपको यहां पर बंध लंबाई, जिसको मैं शॉर्ट में Bl से मेंशन कर रहा हूं, बॉन्ड लेन, तो सोडियम क्लोराइड के केस में कैसे फाइंड आउट करोगे, त्रिज्या किसकी, सोडियम की। तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूं, रेडियस ऑफ कैटाइन, मीनिंग क्या आ गया, सोडियम की त्रिज्या प्लस सोडियम +1 की त्रिज्या, और साथ में त्रिज्या किसकी मेंशन करनी पड़ेगी आपको, क्लोराइड की, क्योंकि आयनिक यौगिकों में निर्माण किसका होता है, आयनों का होता है। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जब भी आप योग कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बंध लंबाई मिल जाएगी। यहां से सेकंड बात, यहां से अपन अब डील करेगा सह संयोजक बंध की। तो दोस्तों सह संयोजक को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जो सह संयोजक यौगिक होते हैं, इनमें कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। बात करें अपन सह संयोजक यौगिक की, तो सह संयोजक यौगिक है, इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। तो फिर यहां पर क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सह संयोजक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, मीनिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। एक उदाहरण की सहायता से यहां पर देखिए, सह संयोजक यौगिक है, इसको बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोनों ही आपके पास क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। मतलब पहला वाला परमाणु भी अधातु और दूसरा वाला परमाणु भी कैसा होना चाहिए, अधातु। तो अधातु के मध्य हमेशा कौन सा बंध बनता है, जनरली सह संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस। क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन है वो 70वें वर्ग से संबंधित होता है, इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लीजिए मैं मेंशन करता हूं, 2 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब कितने बंध का निर्माण करता है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बंध का निर्माण करेगा। संपूर्ण आवर्त सारणी में आपको हाइड्रोजन का कोई भी ऐसा यौगिक नहीं मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन कितने बंध का निर्माण कर ले, 2 बंध का निर्माण कर ले। ऐसा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की जब यहाँ पर साझा होगा तो देखिए साझा किस प्रकार से होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन दान करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, निर्माण किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, निर्माण यहाँ पर कौन से बंध का हो जाएगा, सह संयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की त्रिज्या पूछे तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से मेंशन कर सकता हूं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की त्रिज्या पूछे तो देखो किस टाइप से मेंशन करोगे आप इसको, सह संयोजक यौगिकों के लिए हाइड्रोजन की त्रिज्या प्लस क्लोरीन की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर आयनों का कोई रोल
नहीं है। तो यहां पर किस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की त्रिज्या का जो योग होगा वही एक्चुअल में क्या होगी, बंध लंबाई हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो ये यहाँ पर फिनिश होता है जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट होती है जहां से आपके नीट और आईआईटी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, यही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो क्या करेंगे, बंध लंबाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर क्या है, जो क्या करेगा, बंध लंबाई को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर अपन डील कर रहे हैं, परमाणुओं का आकार बढ़ने पर इनकी बंध लंबाई का मान भी बढ़ जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, बंध लंबाई का मान भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, NH में बंध लंबाई का क्रम होगा। तो यहाँ पर NH की बात की तो दोस्तों मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये देखिए, इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। किस टाइप से अंडरस्टैंड करोगे, ये लीजिए हाइड्रोजन तो आपके पास कॉमन है और यहाँ पर हेलोजन मेंशन कर दिया मैंने फ्लोरीन। सेकंड वाला एग्जांपल हाइड्रोजन कॉमन है, हेलोजन कौन सा आ गया, क्लोरीन। थर्ड वाले एग्जांपल में मेंशन कर दिया आपके सामने ब्रोमीन। फोर्थ वाले एग्जांपल में आपके सामने मेंशन कर दिया आयोडीन। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि ये जो हाइड्रोजन तो सभी में कॉमन है NH में, हेलोजन में क्या कर रहे हो आप, परिवर्तन कर रही हो। पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप 70वें वर्ग के तत्व है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और वर्ग में क्या कर रहे हो आप, ऊपर से नीचे आ रहे हो। और जब भी एक वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो हमेशा आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, आकार किसका, हेलोजन का। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं X का आकार, X का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वर्ग में जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है या फिर नए कोष है वो क्या होती है, जुड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे चलोगे तो आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आकार में वृद्धि हुई है तो दोस्तों यहाँ पर जो NH बंध लंबाई है, NH बंध लंबाई, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन की जो बंध लंबाई है इसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी बोला है कि जो परमाणुओं का जो आकार है वो समानुपाती किसके होता है, बंध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, बंध लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, परमाणुओं का आकार है वो बंध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये वाला इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है, सारांश क्या आ रहा है कि परमाणुओं का आकार बढ़ने पर बंध लंबाई में क्या होती है, बंध लंबाई भी बढ़ती है। और बढ़ने का कारण क्या है कि जितना बड़ा आकार होगा उतना ही ज्यादा बंध है उसकी लंबाई होगी और उतना ही कमजोर बंध होगा, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। यही पर मैं अगर बंध ऊर्जा को और इंक्लूड करना चाहूं तो देखना बंध ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, यहां से जब भी आप बात करोगे बंध ऊर्जा के लिए तो यहां पर देखिए आकार है वो समानुपाती होता है बंध लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों बंध ऊर्जा के। बंध ऊर्जा को मैं मेंशन कर रहा हूं बॉन्ड एनर्जी BE से मेंशन कर रहा हूं। तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए कि बंध लंबाई और बंध ऊर्जा के मध्य भी क्या संबंध है। ऊपर से नीचे आ रही तो NH बंध लंबाई बढ़ रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि जो हाइड्रोजन और हैलाइड इसकी अगर आप बात करोगे बंध ऊर्जा की, किसकी बात करोगे, बंध ऊर्जा की। और यहाँ पर देखिए बंध ऊर्जा बंध लंबाई की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो ऊपर से नीचे आने पर बंध लंबाई बढ़ रही है तो यहाँ पर बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 प्रभावित करने वाले कारक से डील कर रही है, जिसमें अपन अब डील करेंगे पॉइंट नंबर 2 से। बहुबंधुता बढ़ने पर बंध लंबाई घटती है। बहुबंधुता का मतलब हो गया बंध क्रम, मतलब जितना ज्यादा बंध क्रम होगा उतनी ही बंध लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी। कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंधुता के आधार पर बंध लंबाई बहुबंधुता के बढ़ने पर घटती है। और उदाहरण दे दिया, कार्बन कार्बन एकल बंध है, इसकी बंध लंबाई सर्वाधिक है। फिर द्विबंध की है, उसके बाद में नंबर किसका आता है, त्रिबंध का है। तो यहां पर आप इसको किस टाइप से कंक्लूड करोगे, तो इसके लिए मैं आपको मेंशन करवाता हूं।
तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ये मैं रिलेशन मेंशन कर रहा हूँ, ये रिलेशन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक आबंधन में बड़ा ही आपके लिए मददगार होता है। चाहे कोई सा भी सवाल पूछे, बंद ऊर्जा का पूछे, बंद क्रम का पूछे, बंद लंबाई का पूछे, आप इसी उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर बंद लंबाई, मतलब क्या संबंध होता है इनका। तो बंद लंबाई दोस्तों क्या होती है, आपके व्युत क्रमानुपाती होती है किसकी, बंद ऊर्जा की। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, बंद लंबाई और बंद ऊर्जा के मध्य क्या संबंध होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। और जितनी ज्यादा बंद ऊर्जा होती है उसका बंद क्रम उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। मतलब यहाँ पर बंद लंबाई है, अगर आप इसका बंद क्रम के साथ संबंध देखोगे तो ये मैंने मेंशन कर दिया बंद क्रम या बंद बॉन्ड ऑर्डर। तो बंद क्रम जितना ज्यादा होगा बंद लंबाई उतनी ही, जितना ज्यादा बंद क्रम होगा उतनी ही कम बंद लंबाई होगी और उतना ही क्या होगा, बंद ऊर्जा का मान अधिक होगा। ये वाला आपको ध्यान रखना है दोस्तों की बंद लंबाई, बंद ऊर्जा और बंद क्रम के मध्य क्या संबंध है एक्चुअल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना, यहां से बंद लंबाई, बंद क्रम और बंद ऊर्जा का ये ऑर्डर होता है। अब यहां पर अपन बात करेंगे बहुबंधुता की, कि देखिए बहुबंधुता बढ़ने पर क्या हो रही है, बंद लंबाई घटती है और कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंधुता के आधार पर बंद लंबाई बहुबंधुता के बढ़ने पर घटती है। अब इसको अपन अप्लाई करते, जैसे आपको एक यौगिक दे दिया, तो यहां पर देखिए यौगिक में बना रहा हूं। पहला यौगिक आपको ये मेंशन किया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा जो यौगिक आपको मेंशन किया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जो तीसरा यौगिक दोस्तों आपको मेंशन किया है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर जो बंद लंबाई है कार्बन कार्बन की, उसको मैं इंडिकेट कर देता हूं। इसको आपने A कंसीडर कर लिया, इस वाले कार्बन कार्बन बंद लंबाई को B कंसीडर कर लिया और इस वाली कार्बन कार्बन बंद लंबाई को आपने C कंसीडर कर लिया। और अभी आपको पता है कि जितना ज्यादा बंद क्रम होगा, बंद क्रम का मतलब क्या होता है, बंदों की संख्या। सामान्यतः बंद क्रम का मतलब क्या होता है, बंदों की संख्या। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद है, यहाँ पर दो बंद है, यहाँ पर तीन बंद है। तो जहां पर जितना ज्यादा बंदों की संख्या होगी उसका बंद क्रम उतना ही होगा और जितना ज्यादा बंद क्रम होगा उसकी बंद लंबाई उतनी ही कम होगी। तो यहां से दोस्तों अगर आपसे डील करवा ली किससे, बंद लंबाई से, तो बंद लंबाई है वो सर्वाधिक इसमें होगी जिसका बंद क्रम क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर एकल बंद, तो सबसे ज्यादा बंद लंबाई तो किसकी है, ए की, उसके बाद में बी की और उसके बाद में सी की। तो यहाँ पर आप सीधा सा इसको कंक्लूड कर सकते हो कि जितने ज्यादा बंदों की संख्या होगी उतनी ही बंद लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो तीसरे वाले में देख रहे हो आप कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, तो इसकी बंद लंबाई क्या होगी, न्यूनतम होगी। नेक्स्ट वाला कारक देखेंगे अब, एस कक्षक आकार में छोटा होता है। ये तो आपको ही पता है कि एस, पी, डी और एफ जो कक्षक है उनमें से छोटा कक्षक कौन सा होता है, एस कक्षक होता है, क्योंकि ये नाभिक के क्या होता है, बिल्कुल पास में स्थित होता है और पास में स्थित होने के कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। एस कक्षक आकार में छोटा होता है, अतः संकरण में एस लक्षण के बढ़ने पर संकरित कक्षक आकार में छोटा होगा तथा बंद लंबाई भी उतनी ही कम हो जाएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण इंपोर्टेंट है, इसको भी उदाहरण से समझेंगे तो आप यहाँ पर क्या कंक्लूजन लगा सकते हो, यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो दोस्तों, कैसे, बंद लंबाई से। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बंद लंबाई है वो क्या होगी, एक्चुअल में व्युत क्रमानुपाती होगी, किसके, प्रतिशत एस गुण के, प्रतिशत एस गुण के, मतलब प्रतिशत एस गुण ज्यादा होगा तो बंद लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रतिशत जो एस गुण है ये आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसमें होता है, sp संकरण वाले में, उसके बाद में sp2 संकरण में और उसके बाद में sp3 संकरण में। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत गुण की बात करोगे तो किसमें आता है आपका, sp संकरण में आता है। मतलब जहां पर भी sp संकरण होगा वहां पर बंद लंबाई क्या होगी दोस्तों, न्यूनतम होगी। अब इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, ये तो हिंट हो गया आपको, सवाल को सोल्व करने के लिए कंक्लूजन हो गया। अब यहाँ पर अपने एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं मैं, ये लीजिए सवाल, और इस वाले सवाल को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे आप। ये लीजिए जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है CH3 और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन,
सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल आपके पास ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन। थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल दोस्तों आपको गिवन है ये है आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहां से आपको डीलिंग किसे करनी है तो ये इंपॉर्टेंट समझिए आप, यहां से आपको बंद लंबाई डील करना है कार्बन और हाइड्रोजन बंद की। इसको फर्स्ट वाले में A हो गया, ये आपके पास B हो गया और ये आपके पास C हो गया। लेकिन आपको कार्बन और हाइड्रोजन बंद है, इसकी बंद लंबाई बतानी है। बताना क्या आपको, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसकी बंद लंबाई का क्रम बताना है, बंद लंबाई का क्रम बताना है। तो यहां पर देखिए अब पहले वाले एग्जाम्पल में तो क्या था, कार्बन कार्बन बंद की बंद लंबाई पूछी थी आपसे, कौन से वाले की, कार्बन कार्बन बंद की बंद लंबाई। तो यहां पर तो एकल बंद था कार्बन कार्बन के मध्य, यहाँ पर द्विबंध था और यहाँ पर कौन सा बंद था, त्रिबंध था। तो यहाँ पर आपको इजीली पता चल गया कि जितना ज्यादा बंद होगा उतना ही बंद क्रम होगा और उतनी ही बंद लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप डील करोगे तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा है। और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य देखो पहले वाले में भी एकल बंद है, दूसरे वाले में भी एकल बंद है और तीसरे वाले में भी क्या है, एकल बंद है। तो यहाँ पर फिर क्या देखोगे आप, संकरण से डील करोगे कि जो कार्बन है उसका संकरण कौन सा है। अब संकरण को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं मैं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण से आपको डील करना है तो जब भी कार्बन 4 एकल बंधों से जुड़ा होता है तो वहां पर हमेशा ही संकरण कौन सा होता है दोस्तों, sp3 होता है। जब भी कार्बन एक तो द्विबंध हो और 2 क्या हो, एकल बंध हो, तो इस वाले केस में कौन सा संकरण होता है दोस्तों, sp2 होता है। थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे कि कार्बन के पास एक तो ट्रिपल बंध हो और एक क्या हो, एकल बंध हो। इस वाली कंडीशन में दोस्तों संकरण क्या होता है, sp होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें कार्बन दोनों तरफ से द्विबंध से क्या होता है, आबंधित होता है, तो इस वाले केस में दोस्तों इस वाले कार्बन का जो संकरण आएगा ये भी कौन सा आएगा, sp संकरण आएगा, sp संकरण आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी से सोल्व होगा ये वाला। देखिए कार्बन कितने एकल बंध से जुड़ा है, 1 2 3 4। तो आपको ये पता चल गया कि जो पहला वाला जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है दोस्तों, इसके अंदर इस वाले कार्बन का संकरण कौन सा आ रहा है, sp3 संकरण है। दूसरे वाले से डील करोगे, एक तो द्विबंध है और 2 एकल बंध है, इसका संकरण कौन सा आ गया, sp2 संकरण आ गया। और इस वाले में देखोगे तो कार्बन एक तो त्रिबंध है और एक क्या है, एकल बंध है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp संकरण आ गया। और आपको भी पता है कि प्रतिशत s गुण है वो सबसे ज्यादा कौन से संकरण में होते हैं, sp संकरण में होते हैं। अगर प्रतिशत s गुण sp संकरण में ज्यादा है तो ये वाली जो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन बंध लंबाई की बात करेंगे तो सबसे कम कहां पर होगी, जहां पर प्रतिशत s गुण क्या होगा, सर्वाधिक होगा। मतलब C की सबसे कम होगी, उस C से अधिक होगी B की और फिर सबसे अधिक होगी आपके A की, जहां पर sp3 संकरण है, मतलब प्रतिशत s गुण क्या है, न्यूनतम है। तो बंध लंबाई की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या उठ रहेगा, बंध लंबाई सबसे ज्यादा कौन से कार्बन हाइड्रोजन बंध की, A वाले की, उसके बाद में B की और उसके बाद में C के। और आपको यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट थिंग और बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्रतिशत s गुण अगर बढ़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, बंध लंबाई कम क्यों होती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्रतिशत s गुण है ये क्या होता है, समानुपाती होता है विद्युत ऋणता के। और विद्युत ऋणता को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब विद्युत ऋणता का मतलब भी क्या होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हो, विद्युत ऋणता बोलते हो। वापिस रिपीट कर देता हूं मैं, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। और जो विद्युत ऋणता है वो किसके समानुपाती होती है, प्रतिशत s गुण के। तो यहाँ पर जो त्रिबंध वाला कार्बन था इसमें sp संकरण है, मतलब प्रतिशत s गुण क्या है, सर्वाधिक है। प्रतिशत s गुण सर्वाधिक है तो इस वाले बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन जो बंध है इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट वाला प्रभावित करने वाला कारक देखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया। अध्रुवीय अणुओं में परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई ध्रुवीय अणु में बंध लंबाई की तुलना में अधिक होती है। तो ये तो अभी आपको बता दिया मैंने, विद्युत ऋणता की बात करा, मतलब विद्युत ऋणता है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है
बंध लंबाई को, तो यहाँ पर इसने क्लियर कट बोला है कि अध्रुवीय अणु का मतलब क्या हो गया, जिनमें विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होगा या फिर जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो अध्रुवीय अणु में परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई ध्रुवीय अणु में बंध लंबाई की तुलना में अधिक होती है। इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन करता हूं दोस्तों में। ये लीजिए आपके पास एक तो क्या उपस्थित है, कार्बन और कार्बन बंध है। दूसरा वाला बंध कौन सा आपके पास, कार्बन और नाइट्रोजन बंध है। तीसरा वाला बंध कौन सा आपके पास, कार्बन और ऑक्सीजन बंध है। तो यहां पर आप क्या देखोगे, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध। यहां पर भी एकल बंध है और यहां पर भी क्या है, एकल बंध उपस्थित है। कार्बन कार्बन दोनों कार्बन परमाणु है, तो यहां पर विद्युत ऋणता में अंतर, तो जो डेल्टा EN विद्युत ऋणता में अंतर कितना है, शून्य। और यहां पर क्या होगा, तो डेल्टा EN मतलब जो विद्युत ऋणता में अंतर है वो शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक परमाणु तो कार्बन है, दूसरा कौन है, नाइट्रोजन है। दोनों की विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है। तीसरा देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो मतलब यहां पर भी क्या होगा, जो विद्युत ऋणता है उसमें अंतर क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और हमेशा आप ध्यान रखना, आपको एक हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं मैं, जब भी विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है, मतलब डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला बंध हमेशा कैसा होता है, ध्रुवीय बंध होता है। ये वाला बंध दोस्तों कैसा होता है, ध्रुवीय बंध होता है। और जब भी दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में जो अंतर है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन में दोस्तों बंध कैसा होता है, अध्रुवीय बंध होता है। बंध कैसा होगा, अध्रुवीय बंध होगा। उदाहरण समझ सकते हो, बंध ध्रुवीय कब होगा, जब मान लीजिए एक परमाणु तो A और दूसरा वाला कौन सा B, दोनों एक समान नहीं है, मतलब दोनों की विद्युत ऋणता में क्या होगा, अंतर होगा। अध्रुवीय की बात करेंगे तो दोनों परमाणु क्या होंगे, समान, मतलब पहला वाला भी A और दूसरा वाला भी क्या हो गया, A हो गया। तो आपको एक बात तो यहां से ये पता चल गई क्या, कि जो पहला वाला आपको मॉलिक्यूल गिवन है जिसमें कार्बन कार्बन आबंधित है, तो अगर आपसे इस वाले बंध की प्रकृति पूछे कि बंध का नेचर किस टाइप का है, दोनों परमाणु कार्बन कार्बन है, तो ये वाला जो बंध एक्चुअल में कैसा होगा, अध्रुवीय बंध होगा। कौन सा बंध है, अध्रुवीय, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, शून्य है। यहां पर एक तो कार्बन है और दूसरा वाला कौन सा है, नाइट्रोजन है, मतलब ये वाले बंध का नेचर कौन सा होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। दोनों परमाणु समान नहीं होंगे तो वहां पर बंध की प्रकृति कैसी होगी, ध्रुवीय प्रकृति का बंध है। और यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों परमाणु अलग अलग है, तो इस वाले बंध की प्रवृत्ति भी कैसी होगी, ध्रुवीय। और ध्रुवणता कब बढ़ेगी, जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा उतना ही ज्यादा बंध क्या होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का बंध कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। उसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन और उसके बाद में कार्बन और कार्बन, क्योंकि अपन को पहले से पता है कि जो विद्युत ऋणता का क्रम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का क्रम की बात करते हो तो संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होता है फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है विद्युत ऋणता, दोनों की 3.0 होती है। उसके बाद में नंबर आता है आपके कार्बन का और उसके बाद में नंबर आता है आपके हाइड्रोजन का। तो ये वाला ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि जो विद्युत ऋणता है वो संपूर्ण आवर्त सारणी में क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये वाला ऑर्डर क्या करता है, फॉलो करता है। अब अगर आपसे ये पूछे कि इस वाले एग्जांपल में अगर आप बाई से दाई जा रहे हो, मतलब कार्बन कार्बन बंद, कार्बन नाइट्रोजन बंद और कार्बन ऑक्सीजन, अगर इनमें आप इनकी तुलना करिए कि बंध लंबाई बाई से दाई जाने पर क्या होगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो बंध लंबाई या जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने का कारण क्या है, ध्रुवणता में वृद्धि हो रही है। किसमें वृद्धि हो रही है, ध्रुवणता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो बंध की ध्रुवणता बढ़ रही है तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, LCP केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।